हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और सीडीपीओ की मुख्य परीक्षा जो आगामी कुछ ही दिनों में होने वाली है उसके बारे में एक गेस क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक या गेस क्वेश्चन मैंने किया है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो पेपर फर्स्ट में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल जो होते हैं 6 प्रश्न होते हैं और उसमें से 3 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। और इसमें जो 3 प्रश्न जो करने रहते हैं वो एक प्रश्न जो होते हैं, तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ कि सेक्शन ए जो होती है कुल जो होते हैं 6 प्रश्न, कुल 6 प्रश्न आते हैं जिसमें से 3 प्रश्न जो होते हैं अभ्यर्थियों के सॉल्व करने होते हैं। 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न, ठीक है। और पेपर फर्स्ट जो होती है वो कुल जो होती है वो कितने मार्क्स की होती है, तो 300 मार्क्स की होती है, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो होती है वो टोटल जो है 300 मार्क्स की होती है, जिसके लिए समय जो निर्धारित है वो 3 घंटे निर्धारित है। 3 आवर्स, 3 घंटे की एक पेपर होती है, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन देखते हैं। सेक्शन ए में कुल 6 प्रश्न आते हैं जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। तो इस बार 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और सीडीपीओ मुख्य परीक्षा के लिए मैंने कुछ टॉपिक गेस किया है। वो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि पेपर फर्स्ट में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग जैसे देखते हैं, पहला टॉपिक है, एक जस्ट मिनट, पहला टॉपिक है $1857 का विद्रोह बिहार के संदर्भ में। ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे। और जिसमें बिहार के संदर्भ में होगी तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग, वीर कुंवर सिंह की भूमिका। इसमें हम लोग देख लेंगे वीर कुंवर सिंह की भूमिका को देख लेंगे 1857 का विद्रोह में। फिर आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रश्न है $1857 से $1947 तक पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में विकास। विकास या प्रसार एक ही चीज़ है, इसको देख लेंगे हम लोग। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है स्वामी सहजानंद सरस्वती
और किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। फिर चौथा टॉपिक है गांधी नेहरू टैगोर जयप्रकाश नारायण। ये जो तीन है इसके बारे में क्या इन लोग के सिद्धांत थे उसको देख लेंगे हम लोग, और जयप्रकाश नारायण व्यक्तित्व को देख लेंगे हम लोग। जैसे जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, जैसे राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछी जा सकती है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद की भूमिका, इस टाइप से। जयप्रकाश नारायण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आज़ाद दस्ते का इन्होंने गठन किया, किस प्रकार से नेतृत्व किया, उस ढंग से एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे आप लोग। फिर पांचवा में है असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार के संदर्भ में इसको बिहार के संदर्भ में तैयार कर लेंगे ये तीनों आंदोलन को। और फिर आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देखते हैं, जैसे मौर्य कला इस बार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्ट वाले से जनरली तीन ही क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, जैसे मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम कला। ठीक है, तो इस बार के लिए मौर्य कला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद अपना सेफ पोजीशन के लिए पाल कला, पटना कलम, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे आप लोग। और ये दोनों को आप सेफ पोजीशन के लिए तैयार कर लेंगे। तो इसमें से तीन ही प्रश्न लिखने पड़ते हैं, क्योंकि कुल 6 प्रश्न आती है, इसमें 3 प्रश्न आपको लिखने होते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगी। एक क्वेश्चन बी कुंवर सिंह की यहाँ भूमिका से 1857 के विद्रोह में 2 क्वेश्चन हो जाएगी। और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार इस पर पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो 3 क्वेश्चन आप, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन, यहाँ से आप करके 3 क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना जनरलाइज क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी लोग लिखते हैं, इसलिए इसको कोशिश करिएगा कि नहीं लिखने का। और इसके जगह पे यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कोई गांधी, नेहरू, टैगोर या जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद से, तो यहाँ से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, यदि यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको छोड़कर, तो मैं समझता हूँ कि मार्क्स आपको कुछ ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो हो गया, इस प्रकार से पेपर फर्स्ट में कुल एक प्रश्न जो होते हैं 38 अंक के होते हैं। ठीक है, 38 अंक के होते हैं। तो 38 गुना 3, 114 अंक के हो गए सेक्शन ए। ठीक है,
अब हम लोग आगे देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है पेपर फर्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसमें गेस करना काफ़ी मुश्किल होती है कि कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, ठीक है। जबकि पेपर फर्स्ट के सेक्शन ए में गेस करना कोई मुश्किल नहीं होती है, आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पे भी कोई भी खुद से एनालाइज कर सकता है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। लेकिन मैंने सेक्शन बी में भी कुछ प्रश्न को गेस किया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हो या सीडीपीओ मुख्य परीक्षा हो, ठीक है। तो मैं सेक्शन बी के बारे में यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख दे रहा हूँ, उस पर आप अच्छे तरीके से विभिन्न स्रोत से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन बी में भी कुल जो होते हैं 5 प्रश्न, इसमें यहाँ पे 5 विकल्प दिए, कुल 5 प्रश्न आएंगे और 5 में से आपको 3 लिखने हैं, 3 मतलब हल करने हैं, ठीक है। और यहाँ भी जो होते हैं एक प्रश्न जो होता है वो 38 अंक के होते हैं, तो 38 गुना 3 कर देते हैं हम लोग, ये भी 114 अंक का हो गया, दोनों सेक्शन 114 अंक की है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते पहला टॉपिक मैंने गेस किया है, जैसे यहाँ पे श्रीलंका आर्थिक संकट और भारत पे प्रभाव। कोई करेंट अफेयर्स और आईआर के प्रश्न पूछे जाते हैं, श्रीलंका आर्थिक संकट और भारत पे प्रभाव। इस पे आप अच्छे से विभिन्न सोर्स से, चाहे फिर इंटरनेट की मदद लेनी पड़े या बहुत सारी मैगजीन्स आते हैं, उस सब की मदद लेके आप इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। चाहे आप इंटरनेट गूगल की मदद लें, न्यूज़पेपर की मदद लें या किसी मैगजीन की मदद लें, इस टॉपिक पे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। श्रीलंका आर्थिक संकट और भारत पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगी, एक टॉपिक हो गई। दूसरा हो गया G7 बैठक। G7 बैठक हुई है बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। G7 बैठक हुई है बर्लिन जर्मनी में, तो इस पे भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे G7 बैठक पे, ठीक है। फिर एक कॉमनवेल्थ सम्मेलन, या कॉमनवेल्थ की प्रासंगिकता या रेलेवेंस ऑफ कॉमनवेल्थ इन प्रेजेंट सिनारियो, इस टाइप से भी ये टॉपिक है, तैयार कर लेंगे आप लोग। ठीक है। फिर रूस यूक्रेन विवाद, रूस यूक्रेन विवाद, भारत पे प्रभाव, या भारत की भूमिका, इस टाइप से भी कर सकते हैं, भारत पे प्रभाव या भारत की भूमिका। इस टाइप से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूस वाली और ये श्रीलंका आर्थिक संकट, ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट,
पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट। फिर आगे है संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ में सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का मुद्दा। सदस्यता का मुद्दा। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। फिर आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। जस्ट मिनट। फिर हम लोग यहाँ ये देख लेते हैं सूचकांक में, जैसे सतत विकास सूचकांक, इस पे डिटेल में तैयार कर लेंगे आप लोग। फिर वैश्विक निवेश रिपोर्ट। फिर जलवायु परिवर्तन सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक। सूचकांक। तो इतने चीज़ों में
क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, प्रथम पोजीशन पे कौन सा देश है, भारत का क्या पोजीशन है, किस चीज़ पे फोकस किया गया है, ये सब चीज़ इतना रिपोर्ट पे तैयार कर लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर 7 निश्चय 2 बिहार सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उसको भी तैयार कर लेंगे। ये कहीं ना कहीं या तो पेपर फर्स्ट के सेक्शन बी में पूछ दी जाए या पेपर सेकंड के सेक्शन बी खंड में पूछ दी जाए, कहीं भी पूछी जा सकती है। 7 निश्चय 2 इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे आप लोग। फिर अक्षय ऊर्जा क्षमता, फिर स्टार्टअप सफलता के नए प्रतिमान, फिर है डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। फिर है 5G की शुरुआत, हो सकता है ये प्रश्न करेंट अफेयर्स के ना पूछी जाए तो हो सकता है साइंस टेक में पूछ दी जाए। COP26 सम्मेलन, तेरहवां ब्रिक्स समिट, क्वाड सम्मेलन, ठीक है। तो इतने टॉपिक को आप अच्छे से तरीके से तैयार कर लेंगे। इतना टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते तो मैं समझता हूँ कि 3 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली लिखा जाएगी, जिसमें से कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर PM गति शक्ति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यूएनओ में सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का मुद्दा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना चीज़ को आप जरूर से अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। मैंने जो बताया 1 2 3 4 5 और सब भी तो तैयार जरूर कर लेंगे। ये 5 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जो है सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आप इजीली लिख देंगे, ठीक है। और यही सेक्शन बी में जो होती है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सेक्शन ए में तो हिस्ट्री के रहते हैं, उसमें गेस करना काफ़ी आसान होती है। लेकिन सेक्शन बी में जो होती है कि मतलब गेस करना टॉपिक बहुत मुश्किल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन बी में। इसीलिए आप क्वेश्चन गेस नहीं कर सकते हैं, आप उस टॉपिक पे आप अच्छे तरीके से पूरा अपना मटेरियल जो होती है 4-5 पेज की अपने अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। और यदि किसी ढंग से भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाते हैं तो आप उसको वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकें। तो मेरे द्वारा ये टॉपिक गेस की गई है। अब फिर आगे हम लोग आते हैं सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी में कुल 4 प्रश्न दिए जाते हैं।
कुल 4 प्रश्न में 2 हल करने होते हैं। और इसके अंक जो होते हैं वो 72 मार्क्स के होते हैं, ये 72 अंक के। यदि स्टैट को अच्छे तरीके से तैयार किया जाए तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप 72 में 72 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए स्टैट को काफ़ी अच्छे से करेंगे। और वर्तमान समय में इधर प्रीवियस 3-4 एग्जाम से देखी जा रही है कि स्टैट में जो है कि डीआई के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और डीआई किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो बहुत पहले बैंकिंग एग्जाम में जो पूछे जाते थे, करीब आज से हमको लगता है कि 2009-10 के आसपास, वो ऐसे क्वेश्चन ही जो है कि वर्तमान समय में डीआई में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन की तैयारी के लिए क्या करनी होगी, सबसे पहले स्टूडेंट्स को कि 2-3 टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। सबसे पहले क्या करनी होगी स्टूडेंट लोगों को कि 1 से 30 तक का टेबल याद रखनी होगी, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन करने में समय की बर्बाद ना हो। इसको याद करेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि परसेंटेज के मैथ्स में जो परसेंटेज की जो टॉपिक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन एलिगेशन, ठीक है। यदि आप इस 3 चैप्टर को मैथ्स का अगर मतलब ये कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपको परसेंटेज हर जगह निकालनी पड़ेगी, तो परसेंटेज निकालने में आपको आसानी होगी। उसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन जनरली किस अनुपात में कोई राशि मिलती है या बढ़ती है, तो रेशियो प्रोपोर्शन को भी अच्छे तरीके से चैप्टर को जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। एलिगेशन को भी जानना जरूरी है। इसलिए आप ये 3 टॉपिक को मैथमेटिक्स को, जैसे आर.एस. अग्रवाल की बुक काफ़ी अच्छी होती है, उसमें बेसिक से दी गई है, तो आप आर.एस. अग्रवाल के बुक से ये 3 टॉपिक को जरूर से अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद जब ये 3 टॉपिक आपको तैयार हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे कि करीब आज से 10-12 साल पहले जो बैंक पीओ की जो एग्ज़ाम्स होती थी, उसमें अभी जो पाई चार्ट से संबंधित जो डीआई है या बार डायग्राम से संबंधित डीआई है, वो सब बहुत पहले बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते थे। तो आप लोग क्या करेंगे, उस समय के बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी वर्तमान समय के नहीं बनानी है, अभी दूसरे ढंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बैंक पीओ में। जैसे पिछले बार 66वीं बिहार लोकसभा की मुख्य परीक्षा में जो प्रॉफिट परसेंटेज से जो प्रश्न पूछे गए थे स्टैट में, वो बहुत पहले 2008-9 के आसपास बैंक पीओ के एग्ज़ाम में वो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे, वहीं से डायरेक्ट उठाकर दे दी गई थी। इसीलिए आप लोग 2008-9-10 के आसपास जो बैंक पीओ में जितने डीआई आते थे उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि पाई चार्ट जनरली डीआई में पाई चार्ट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सर्किल पे आधारित एक प्रश्न होते हैं, तो इसकी पूरी वैल्यू जो होती है ये 360 डिग्री की होती है, और 360 डिग्री इक्वल हो जाती है आपकी कितनी 100% की, ठीक है। तो इसको इसी के अनुसार कन्वर्ट करके आपको निकालनी होगी प्रतिशत, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि एक सर्किल पाई चार्ट जो होती है वो 360 डिग्री की होती है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% के बराबर, और जितनी डिग्री दी जाएगी उसी के अनुसार कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि डीआई भी आप अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, उसके लिए बैंक पीओ की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बना लेंगे और इतने चीज़ को फॉलो करेंगे, तो डीआई में मैं समझता हूँ कि आप 72 में 72 अंक ला सकते हैं। और ये जो होगी कि आपकी पेपर फर्स्ट में स्कोरिंग बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, ठीक है। अगर डीआई आपका 72 में 72 आ जाती है तो बाकी इसमें जो है कि हिस्ट्री वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं, बहुत अच्छा लिखने पे भी 60% मार्क्स आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा सेक्शन बी में भी जो आईआर और करेंट अफेयर्स से जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो भी काफ़ी ट्विस्टेड रहते हैं, घुमावदार रहते हैं, वहाँ भी अभ्यर्थियों को लिखने में काफ़ी परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन स्टैट एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें सबसे आसान सवाल स्टैट की आ रही है, और यदि आप स्टैट को तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 72 में 72 अंक आपको आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा तीनों सेक्शन में
स्टैट में तो मैंने सिर्फ बता दिया कहाँ से तैयार करनी है, लेकिन हिस्ट्री सेक्शन और आईआर सेक्शन करेंट अफेयर्स में मैंने टॉपिक को गेस कर दिया है। आप लोग निश्चित रूप से उस टॉपिक को तैयार कर लेंगे अच्छे तरीके से, और यदि उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम्स में आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। और डेफिनेटली आप 8 प्रश्न करने होते हैं पेपर फर्स्ट में, आप 8 का 8 वहाँ पे एग्जाम्स हॉल में अच्छी तरीके से करके आएंगे, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छी मार्क्स आएगी पेपर फर्स्ट में, और आप अंतिम रूप से रैंक के साथ चयनित हो पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।